आज हम देखेंगे कि बिंदुसार कौन है और बिंबिसार कौन है, इन दोनों में शक्तिशाली कौन है। इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है बिंबिसार बिंदुसार में, इन दोनों में इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है, इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बिंबिसार के बारे में देखेंगे। बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। प्रथम प्रतापी शासक हुआ, यानी कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है। ये हर्यक वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ। प्रतापी शासक का मतलब ये हुआ कि पहले भी शासक हुए लेकिन इतने इसके जितने प्रतापी शासक नहीं हुए। इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से शुरू होता है। 544 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल शुरू हुआ था। पिता का नाम भट्टिये था। इसके पिता का नाम भट्टिये था। पिता के मरणोपरांत, पिता के मरने के बाद ये राजा बना, और राजा बनने के बाद नए सिरे से मगध का उत्कर्ष हुआ। देखिए 16 महाजनपदों में मगध का जो स्थान एक उत्कृष्ट स्थान है। 16 महाजनपदों में सबसे विकसित, सबसे बड़ा जो महाजनपद कहा जाता था उसको मगध को कहा जाता था। इसकी शुरुआत ये बिंबिसार द्वारा की गई। इसने बिंबिसार ने नए सिरे से मगध का उत्कर्ष किया, यानी कि मगध का इतना बड़ा करने में, इसको इतना उत्कर्ष करने में इस बिंबिसार का बहुत बड़ा योगदान था। यह सामरिक शक्ति वाला योद्धा, विजेता, साम्राज्य निर्माता था। यह सामरिक शक्ति वाला योद्धा, विजेता, महत्वाकांक्षी और साम्राज्य निर्माता था। उसमें सैन्य शौर्य तथा कूटनीतिकता तथा राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ थी। इसमें राजनीतिक परिस्थिति की इसको बेहतर समझ थी, यानी आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में और राजनीति के बारे में इसको बेहतर समझ थी। कब क्या करना है, कब किससे लड़ाई करना है, कब किस पर आक्रमण करना है, कब किस पर आक्रमण करना है, ये सब इसको बेहतरीन ढंग से मालूम था। समझ थी। अंग को हराना चाहता था। देखिए 16 महाजनपदों में ये मगध का तो स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान था, ही साथ में उसमें अंग भी एक महाजनपद था। अंग को ये हराना चाहता था। अंग का हराने के पीछे इसका मकसद ये था कि इसका पिता जो थे, इसके पिता जो भट्टिये थे, इसके पिता भट्टिये को अंग के राजा ने हराया था। अंग के राजा ने हराया था तो ये सोच रहा था कि अंग के राजा ने हमारे पिताजी को हराया, यानी मैं भी अंग को हराऊंगा। अब ऐसा बात नहीं था, इसके पिता को हराया था लेकिन फिर वापस से इसके पिता ने अंग के राजा को हराया, लेकिन फिर भी ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि हम उसको हराएं। ये अंग को खुद हराना चाहता था, इसलिए उसने सामरिक तैयारी शुरू कर दी। देखिए ये इसको बात पता थी, अगर किसी भी राजा को हराना है तो सामरिक तैयारी पहले करनी पड़ेगी। बिना सामरिक तैयारी के किसी को भी हराया नहीं जा सकता। और उसको ये भी मालूम था, राजनीति की समझ थी तो उसको ये भी मालूम था, अपने पड़ोसियों की शक्ति भी मालूम था। और उसको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर किसी को हराना है तो हमें अपने पड़ोसियों को सहयोग चाहिए। तो देखिए ये पड़ोसियों को सहयोग लेने के लिए क्या किया, अपने पड़ोसी महाजनपदों से वैवाहिक तथा मित्रता के बल पर संबंध बनाए। देखिए ये इसको तो अपने आसपास की बेहतर समझ थी, तो जिससे मित्रता हो सकती थी वो मित्रता किया। और साथ में बहुत सारे महाजनपद, देखिए बहुत सारे महाजनपद जैसे कौशल नरेश की बहन कोसला देवी से विवाह किया, यानी कि ये वैवाहिक संबंध बनाकर भी अपने आसपास के महाजनपदों को मिलाता था। तो देखिए ये कौशल नरेश की जो बहन थी कोसला देवी, इनसे इसका विवाह हुआ। उसके बाद कौशल नरेश हुए ये कि कौशल जो नरेश थे उन्होंने काशी जीता तो अपने बहन को वो काशी दे दिया। काशी के जितने भी राजस्व आते थे किसको दे दिया? अपने बहन को, यानी कि बहन को दे दिया कोसला देवी को। यानी कोसला देवी का विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से होता है, यानी कि ये किसका हो गया? बिंबिसार का वो काशी हो गया। उसके बाद ये बात देखकर उसके बाद वैशाली के लिच्छवी नरेश की पुत्री से विवाह किया। जो वैशाली के लिच्छवी नरेश थे उन्होंने अपने पुत्री का विवाह किससे किया? ये देखकर कि काशी भी जीत लिया, काशी भी इसके अधीन आ गया। तो ये वैशाली के जो लिच्छवी नरेश थे वो सोचे कि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, तो क्या अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिए? बिंबिसार से कर दिए।
उसके बाद ये एक सुदृढ़ शक्ति बनकर उभरा। बिंबिसार एक क्या हुआ, आसपास के महाजनपदों को और बहुत सारे जनपदों से मित्रता भी करता था। मित्रता ऐसे करता था कि कोई भी दूसरे जनपद को अगर सैनिक की जरूरत होती तो सैनिक भेजवा देता था। अगर किसी को औषधि, कोई बीमारी आ जाती थी, उसका औषधि राज वैद्यों को अपने यहाँ से भेज देता था, तो वो जनपद भी इसके दोस्त बन जाते थे। तो कभी भी जरूरत पड़ी तो वो जनपद इसका मदद करेंगे ही करेंगे। तो यह एक सुदृढ़ शक्ति बनकर उभरा और अंग को इसने हरा दिया। उसके बाद इसके अंडर में लगभग 80,000 गांव आते थे। इसके अंडर में लगभग 80,000 गांव आते थे। इसके लिए इसने इस गांव को, पूरा गांव को कंट्रोल करने के लिए, 80,000 गांवों को कंट्रोल करने के लिए इसने महानायक रखे थे। उसके बाद मंत्री रखे थे, महानायक रखे थे। उसके बाद मंत्री रखा था, बहुत सारे अधिकारी थे। ये सब 80,000 गांवों को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। और इसका शासन लगातार 32 वर्षों तक चलता रहा। और इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। ये बात ध्यान रखना कि इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। ये ऐसे ध्यान रखना है कि बिंबिसार एक शक्तिशाली राजा कैसे हुआ, इसके नामे में डबल बी है। बिंबी, डबल बी होगा तो ये तो कमजोर होगा नहीं। जब कोई चीज डबल इसके पास आ गया तो ये कमजोर तो होगा नहीं। ऐसे ट्रिक से याद रखना है कि डबल बी आ गया यानी कि बिंबिसार, तो ये एक शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली यानी कि मगध का सम्राट था। चलिए आइए देखते हैं अगला, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के तो सब लोग पहचानते ही होंगे। मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। ये जैन साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जब बूढ़े हो गए तो वो अपना पूरा जो राज्य था वो इसको बिंदुसार को सौंप कर और खुद तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। खुद तपस्या करने के लिए चले गए और इसको बिंदुसार को राजा बना दिया। और उसके बाद परिशिष्ट पौराणिक के अनुसार इसके सिर पर एक काला टीका था। इसके सिर पर एक काला टीका था, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। टीका का मतलब ही होता है, बिंदु का मतलब होता है टीका। कहीं पर बिंदु दे दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, टीका। यानी कि इसके सिर पर एक काला टीका था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बिंदुसार पड़ा। इसका नाम बिंदुसार पड़ा, इसके सर पर काला टीका था। ऐसे याद रखना है कि सर पर काला टीका था, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, बिंदुसार। बात ये हुआ कि जब ये राजा शुरुआत में राजा बना था, इसके भी जो महामंत्री थे कौन हुए, चाणक्य हुए। चाणक्य इसके महामंत्री हुए। फिर कुछ समय बाद हुआ ये कि इसके निजी सचिव द्वारा चाणक्य और ये बिंदुसार के बीच कुछ कड़वाहट पैदा कर दी गई। तो ये चाणक्य ये पाटलिपुत्र छोड़कर चले गए। बाद में इसको अपनी गलती का एहसास हुआ बिंदुसार को, इसने चाणक्य से माफी मांगा, लेकिन चाणक्य वापस नहीं आए। और ऐसे ही इसके ये मौर्य दरबार में ये स्वार्थी लोगों का जो वर्चस्व बढ़ने लगा। जब चाणक्य चले गए तो स्वार्थी लोगों का, चाणक्य के जाने के बाद इसके दरबार से चाणक्य के जाने के बाद कोई तो और बचा नहीं, तो ये स्वार्थी लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा। उसके बाद हालत ये हुआ वहां का कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विरासत को ही बरकरार नहीं रख सका। इनके जो विरासत ये छोड़कर जितना राज्य गए थे उतना ही बरकरार नहीं रख सका। और हुआ ये, लेकिन एक बात इसमें थी कि हाँ, ये अपने जो चाणक्य द्वारा लिखी गई ये अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र मिलनी है राजनीति के बारे में। आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र की एक भी बात नहीं लिखी गई किसके बारे में, राजनीति के बारे में। यानी कि राजा को कैसे होना चाहिए, अपने प्रजा को देखभाल कैसे करना चाहिए, मंत्री होने चाहिए, और राज्य को सही ढंग से चलाना है तो क्या क्या राजा में गुण होना चाहिए। एक सक्षम राजा बनने के लिए, एक राजा शक्तिशाली राजा बनने के लिए आप में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र के ही अनुसार अपने बेटों का जो शिक्षा दीक्षा थी वो करवाया, और एक महान राजा बनाने में, अपने बेटों को महान राजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए तो इनके जो बेटे हुए वो एक महान राजा हुए।
बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? महान राजा एक सम्राट अशोक, बिंदुसार का ही लड़का है। तो ये इस बात से ध्यान रखना है कि इसने अपने पुत्रों को महान शासक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यही है बिंदुसार और बिंबिसार, जो अलग अलग है। बिंबिसार का ये मतलब समझना है कि इसका संबंध हर्यक वंश से था, और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से था। बिंबिसार डबल बी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? डबल बी आ गया, इसका मतलब ये शक्तिशाली राजा हुआ। इसका बिंदु सिर्फ एक बिंदु है, मतलब ये शक्तिशाली नहीं राजा हुआ। बस इस बात से हमें ध्यान रखना है।